इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक की चर्चा करेंगे और इस टॉपिक का नाम है चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट जब सब्सटेंस की चेंज होती है उसमें क्या प्रोसेस होता है, कैसे सब कुछ घटता है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो मैटर जो है वो हम शुरू करते हैं। मैटर जो है वो नॉर्मली तीन स्टेट्स में हो सकती है, या तो वो सॉलिड स्टेट में हो सकती है, या फिर लिक्विड स्टेट में हो सकती है, या फिर गैसीय स्टेट में हो सकती है। तो ये एक उदाहरण है कि जो देखिए मैटर है, हम पानी का उदाहरण लेते हैं कि पानी आइस की स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर वाटर की एक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या फिर वो गैस की स्टेट में एग्जिस्ट करता है जब उसके वेपर बन जाते हैं। अब जब जो कोई मैटर है जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में बदलती है, लिक्विड से गैस में बदलती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट, उसकी दशा का बदल जाना। पहले वो एक सॉलिड लग रही थी, थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाया तो उसका पानी बन गया, फिर आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो उसकी फिर गैस बन गई। तो आप घरों में देखते हैं, आपने बर्फ़ की सिल्ली को देखा होगा, जैसे आप धूप में रखो वो मेल्ट हो जाती है, उसके बाद पानी बन जाता है, फिर यदि आप उसको उस पानी को यदि आप चूल्हे पर गर्म करते हैं तो उसी से भाप निकलने शुरू हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम चेंज इन स्टेट बोलते हैं, राइट। इसमें दो कॉमन चेंज ऑफ स्टेट हो सकते हैं, या तो सॉलिड से लिक्विड बदल जाए, यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो आइस है वो मेल्ट होके लिक्विड बन जाएगी। फिर यदि आप उसको गर्म करना जारी रखते हैं तो लिक्विड से गैस बन जाएगी। तो एक प्रोसेस ये हो गया, पर एक दूसरा प्रोसेस भी पॉसिबल है। यदि आप उस गैस को ठंडा करेंगे, टेम्परेचर घट जाएगा, तो क्या होगा, गैस से लिक्विड बन जाएगा। यदि आप उसको और ठंडा कर देंगे तो लिक्विड से वापस सॉलिड बन जाएगा। इसको भी हम चेंज ऑफ स्टेट का नाम देते हैं। तो ऐसे चेंजेस हो सकते हैं, या तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर यदि ठंडा करेंगे तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, राइट। सो हम इसको आगे गहराई तक समझने की कोशिश करते हैं और मुझे लगता है कि शायद ये बड़ा मनोरंजक होगा और आपको आराम से समझ आएगा। ये जो चेंज होते हैं ये पॉसिबल कैसे हैं। जैसे आप हम सिंपल बहुत साधारण उदाहरण लेके आपको बताने की कोशिश करते हैं कि बर्फ़ की सिल्ली को आप देखते हैं। तो बर्फ़ की सिल्ली यदि बिल्कुल ठंड में पड़ी रहेगी तो बर्फ़ की बर्फ़ रहेगी, पर यदि तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा तो वो बर्फ़ से पानी बन जाएगा, राइट। तो और यदि मान लो पानी है और यदि ठंड बढ़ेगी तो वो वापस बर्फ़ बन जाएगा। तो आपने देखा कि जो चेंज ऑफ स्टेट होती है, सॉलिड से लिक्विड में जाना, सॉलिड का लिक्विड बन जाना, ये देखिए सॉलिड का लिक्विड बन जाना, या फिर लिक्विड से वेपर बन जाना, गैस बन जाना, ये डिपेंड करता है चेंज ऑफ हीट की वजह से। ये सिर्फ टेम्परेचर की वजह से, जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसकी वजह से संभव है। सो हाउ दिस चेंज टेक्स प्लेस, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, या सब्सटेंस एंड सराउंडिंग हम कह सकते हैं। तो सब्सटेंस आपके पास यहाँ आइस की एक सिल्ली है और सराउंडिंग जो है वो वातावरण है, ठीक है। तो बिना हीट के एक्सचेंज किए ऐसा नहीं हो सकता। अब इसमें दो प्रोसेस होते हैं चेंज ऑफ स्टेट में। हमने दो पढ़ा कि चेंज ऑफ स्टेट पॉसिबल है यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब आप हीट करेंगे, या फिर आप टेम्परेचर घटाएंगे, या मतलब आप सिस्टम को कूल करेंगे या सब्सटेंस को कूल करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम एक कोई एक एक्टिविटी करते हैं। तो एक्टिविटी जैसे यहाँ एनसीईआरटी में बताई गई है, तो हमने इसकी जगह एक आइस की सिल्ली रख रखी है। तो टेक सम क्यूब ऑफ आइस, एक हम आइस का क्यूब लेते हैं, जैसे इस तरीके का है। ये आइस क्यूब, आप इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास एक आइस क्यूब है और ये सनलाइट में आपने रखा है। तो हम इसका टेम्परेचर जो है उसको एक कंटेनर में डाल देते हैं। तो ऐसे रख लेते हैं, हमने किसको कोई कंटेनर में डाल दिया। ये हमारे पास कोई कंटेनर हो गया, ऐसे कंटेनर में डाला है हमने इसको, और इसका फिर हमने टेम्परेचर नोट कर लिया, राइट। तो इसका कोई टेम्परेचर रहा T1, राइट। सो अब हम बार बार हमने जो जैसे बाहर ओपन में आपने रखा है इसको, तो टेम्परेचर धीरे धीरे करके उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा आफ्टर एवरी मिनट, राइट। सो हम लगातार उसको हिलाते रहेंगे, हम लगा जब तक वो पूरी बर्फ जो है वो मेल्ट ना हो जाए। हम यहाँ देखेंगे, फिर उसके आप साथ हम कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ ड्रा करेंगे कि जैसे ही हम उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे और बर्फ़ का टुकड़ा धीरे धीरे करके ढल रहा था, तो हम ये देखेंगे कि जो थर्मोमीटर है उसमें रीडिंग को क्या फ़र्क पड़ता है। और जब हम उस रीडिंग को देख के हम ग्राफ बनाएंगे टाइम के साथ, तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ उसमें से बाहर निकल के आती है। और उसको हमने फिगर 11.9 में, ये एनसीईआरटी से लिया गया डायग्राम है और वहाँ हमने बनाई है।
एंड यू विल ऑब्जर्व दैट नो चेंज इन टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, टेम्परेचर में कोई चेंज कब तक नहीं आ रहा है? एज लॉन्ग एज देयर इज आइस इन द बीकर। जब तक बीकर में बर्फ ढलती रहेगी तब तक यहाँ से कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। आप देखिए इस एक्स एक्सिस में टाइम की वैल्यू है मिनट में, बाई एक्सिस जो है वो बढ़ते हुए टेम्परेचर को बता रहा है। तो आप यहाँ देखें जीरो से लेके ये मिनिमम टाइम है, सॉरी ये टाइम ऑफ मेल्टिंग है। और इस जब तक आपकी जो बर्फ की सिल्ली पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती, ये देखिए इस स्टेज में क्या है, ये आपका कंटेनर है और इस कंटेनर में इस टाइम दो चीज़ें हैं, आइस भी है और प्लस वाटर भी है। और जब तक इसमें आइस रहेगी, जब तक इसमें आइस पूरी तरीके से मेल्ट नहीं होगी, टेम्परेचर बिल्कुल भी बदलेगा नहीं, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। सो द इन द अबव प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। टेम्परेचर बिल्कुल 0 डिग्री है, आप देख लें 0 डिग्री सेल्सियस पर है। कब तक? जब तक आपकी आइस पूरे तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती, राइट? आप लगातार उसको हीट कर रहे हैं पर टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। कब तक? जब तक, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जब तक पूरे तरीके से आइस इस कंटेनर में ढल नहीं जाती, मेल्ट नहीं हो जाती। अब अगली स्टेज चलते हैं हम इसको पॉइंट ए मार्क कर लेते हैं, इसको पॉइंट बी मार्क कर लेते हैं, इसको पॉइंट हम सी मार्क कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं, आप देखिए जरा गौर से, ए से लेके बी तक जो है आप देखेंगे कि लगातार टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जा रहा है। और बी पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। आप देख रहे हैं इस स्टेज के ऊपर मैं फिर दोबारा से इस बीकर को बनाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा आपका बीकर। अब इस बीकर में क्या है? सिर्फ और सिर्फ वाटर है, ओनली वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आइस पूरे तरीके से मेल्ट हो जाएगी, उसका पानी बन जाएगा, तो पानी बनने के बाद ए से लेके बी तक उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाएगा। समय बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। और कब तक बढ़ेगा? जब तक टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। हम यहाँ देखेंगे हीट सप्लाइड बीइंग यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू द लिक्विड। तो पहले हम इस पोर्शन में चलते हैं बैक, जीरो से लेके मेल्टिंग के टाइम तक। तो इसमें हम जितनी भी हीट यहाँ सप्लाई कर रहे थे वो सारी कहाँ खर्च हो रही थी? कि जो आइस है वो पानी में चेंज हो रही थी। जितनी भी हीट थी वो आइस के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए और उसको पानी में कन्वर्ट करने में खर्च हो रही थी। द चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड, जब एक सब्सटेंस जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। और जब वो लिक्विड से सॉलिड में बदलता है, वापस लिक्विड से वापस सॉलिड में बदलता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन प्रोसेस। सो द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग एंड द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्यूजन। तो आप दो डेफिनेशन समझ सकते हैं, डिफाइन फ्यूजन और डिफाइन मेल्टिंग। सो इट इज इजी टू डिफाइन। When there is a change of state from solid to liquid, this is called melting. When there is a change of state from liquid to solid, again it is called fusion, right? So ये देखा गया, it is observed that the temperature remain constant. आपने यहाँ देखा, आप जीरो से लेके मेल्टिंग के टाइम तक, जब तक आपका जो आइस मेल्ट नहीं हो जाती, आप देख रहे हो कि ओ से लेके ए तक जो है वो टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट है, राइट? when the in the entire amount of solid substance melt, जब तक पूरे का पूरा जो सॉलिड है, बर्फ की जो सिल्ली है वो ढल नहीं जाती। ओके, so that is the both solid and liquid states of the substance coexist in thermal equilibrium। ये दोनों ही जो सॉलिड है, सॉलिड मतलब बर्फ की सिल्ली, और पानी, दोनों ही सेम टेम्परेचर पर रहेंगे। ओके, the change of state from the solid to the liquid, right? So the temperature at which the solid and liquid of the substance is in thermal equilibrium with each other is called melting point। बहुत सुंदर बेहतरीन डेफिनेशन। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर सॉलिड और लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस कॉमनली एग्जिस्ट करती है। आप यहाँ गौर से देख सकते हो, बहुत सिंपली देख सकते हो। तो ये टेम्परेचर जो हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, ये हुआ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और इसको बड़े हम सिंपली कैसे समझ सकते हैं, हमें साफ दिख रहा है, ये आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में बर्फ और पानी दोनों ही इकट्ठे सेम टेम्परेचर पर हैं। जिस स्टेट में एक सब्सटेंस की दो स्टेट, सॉलिड और लिक्विड, कॉमनली एग्जिस्ट करती है, वो दोनों ही स्टेट में इकट्ठा ही होता है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस, राइट। तो किसी सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उस सब्सटेंस का करेक्टरिस्टिक होता है। सभी सब्सटेंसेस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो प्रेशर के साथ बढ़ घट सकता है, चेंज हो जाता है। इसको हम एक्टिविटी करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस यदि एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिटर्मिन किया जाए तो उसको हम उसका सिर्फ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हाँ यदि हम उसको देखेंगे कि वो किस डिग्री पर वो मेल्ट हो रहा है तो उसको हम नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट कह देंगे। पर हम जरा एक और बात आपके साथ करके देखते हैं, जरा देखिए फिगर नंबर जरा 11.10 को ध्यान से देखिए। इस फिगर में हमने क्या किया है कि हमने दो एक ब्लॉक लिए हैं, उसके ऊपर हमने एक बर्फ का टुकड़ा रखा है। ये आप देखें, ये आइस का एक क्यूब है। we'll do that following activity to understand the process of melting of ice। बड़ी मजेदार चीज़ यहाँ से बाहर आएगी। हमने क्या किया कि एक स्लैब ऑफ आइस ली है। ये देखिए आप, यहाँ से आइस का स्लैब है और एक मेटल की एक वायर ली है और उसके साथ दो ब्लॉक बांध दिए हैं। ये जो दोनों ब्लॉक आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये भी 5 किलो का है और ये जो दूसरे एंड पर है ये भी 5 किलो का है। तो हमने दो ब्लॉक जो हैं वो इस वायर से इसके ऊपर से इधर को लपेट दिए हैं। तो फिर क्या होगा, इससे इसका जो वेट है, तो वेट ऑफ द ब्लॉक्स 10 किलो का जो भार है वो तो नीचे की ओर ही काम करेगा ना, एट ईच ऑफ इट्स एंड। अब वायर जो है स्लैब के ऊपर कैसे लगाई आप इस फिगर में देख सकते हैं। हम क्या देखते हैं, ऐसा करने के बाद हमने देखा क्या, यू विल ऑब्जर्व दैट वायर पासिस थ्रू द आइस स्लैब। आप थोड़े टाइम, आप जैसे घर में इस प्रयोग को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि ये जो तार है इसके बीच में से खिसकते 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 नीचे निकल जाएगी। और बहुत सबसे सुंदर बात ये है कि जो आइस का टुकड़ा है वो बीच में से कटेगा भी नहीं। ये सबसे बेहतरीन बात है। अब देखिए, आइस है वो इस टेम्परेचर के ऊपर है, 0 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर कम है, इसका मतलब वो पिघल नहीं सकती थी, वो पिघल नहीं सकती। पर जैसे ही आपने उसके ऊपर तार रखी है, तो तार रखने से क्या हुआ, ये जो 10 किलो का भार है वो इसके ऊपर क्या करेगा, एक प्रेशर डालेगा। उस प्रेशर की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर हो जाएगा। जो टेम्परेचर जो है, आई मीन द आइस मेल्ट एट लोअर टेम्परेचर, वो थोड़े टेम्परेचर के ऊपर भी वो मेल्ट हो जाएगी। क्यों मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ा दिया है। ये है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सम सब्सटेंस कैन बी लोअर्ड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। तो वो पहले मेल्ट हो जाएगी, जैसे उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना था, वो उससे पहले ही 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाएगी। सो नाइस। एंड व्हेन द बायर इज पास्ड, एंड व्हेन द बायर हैज पास्ड, उसके बाद क्या होगा, जो प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाएगा। और टेम्परेचर तो आइस का उतना ही है, उसके बाद ऊपर पानी बनेगा और दोबारा फिर से फ्रीज हो जाएगा। ये और सुंदर बात है, उसका जो पानी बनेगा दोबारा फिर से वो फ्रीज हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से एक नई टर्म आपको सीखने का मौका मिलेगा कि बायर पासेस थ्रू द स्लैब एंड द स्लैब डज नॉट स्प्लिट। स्लैब के दो टुकड़े नहीं होंगे। दिस फिनोमिना ऑफ रीफ्रीजिंग, दोबारा फिर से फ्रीज हो जाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेगुलेशन। तो दिस इज अ न्यू टर्म, रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब है यदि आपने किसी सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर डाला, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, दोबारा फिर से वो फ्रीज होकर वापस फिर सॉलिड बन गया, तो उसको बोलते हैं रीफ्रीजिंग या रेगुलेशन, राइट। अब इसका उपयोग कहाँ है, आपने बड़ी मजेदार चीज़ें देखी हैं, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा। उसमें भी आपने देखा कि भगवान ने पानी में बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें जो हैं उसको अलग करेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। अब आप में से कई बच्चों ने आइस स्केटिंग की होगी या फिर आइस स्केटिंग को आपने टीवी में देखा होगा। तो हम उसकी ज़रा बात करते हैं कि आइस स्केटिंग होती कैसे है। अब देखिए, स्केटिंग सिर्फ पॉसिबल है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर अंडर स्केट्स। स्केटिंग नहीं हो सकती यदि स्केट्स के पैर के नीचे पानी ना बने, ये तो वो स्किड कर जाएंगे। सो वाटर इज फॉर्म ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्रेशर। पानी जो है वो उनके पैरों के नीचे इसलिए बन पाता है क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है।
और ये जो पानी है वो फिर लुब्रिकेंट का काम करता है। आपने पढ़ रखा है कि जो प्रेशर होता है उसका फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ओके, और हमने आपके लिए एक डायग्राम बना रखा है यहाँ। जो स्केटिंग जो करते हैं उनके शूज़ देखो किस तरीके के होते हैं। वो नीचे से बहुत पैने हैं, एक एक दराती की तरह है। आप देखिए कितने पैने हैं, इसका जो लोअर पार्ट है वो एक दराती की तरह पैना है। अब प्रेशर का फार्मूला देखिए, ये है फोर्स अपॉन एरिया। अब ये जो एरिया है उसको बहुत घटा दिया है, अनलेस जो जूते का जो डिज़ाइन है नीचे से आप जानते हैं कैसा होता है। तो एरिया यदि बहुत घट जाएगा तो प्रेशर जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। और इस प्रेशर के बढ़ जाने से क्या होता है, आप यहाँ देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा पार्ट पानी बन जाएगा। जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा। ये आइस स्केटिंग का मैंने ये एग्जांपल आपके लिए दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। और इस फिगर में आप फिनोमिना देख सकते हैं कि एक्चुअली आइस स्केटिंग में जो शूज़ हैं वो इस तरीके के क्यों बनाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो जो आइस स्केटिंग का जो प्लेनर रीजन होता है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होने से उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। मेल्टिंग पॉइंट घटने से जो स्केटर्स जब स्केटिंग करते हैं तो वहाँ पानी बन जाता है, और पानी जो है वो लुब्रिकेंट का काम करता है। ओके, और आप यहाँ देखें आगे कि जब सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ हमने इस पार्ट को हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो के पिछले पार्ट में। तो इस रीजन में क्या हो गया, जब सारी की सारी आइस मेल्ट हो जाएगी और वो सिर्फ पानी बन जाएगा। तो यदि वो पानी बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जो टेम्परेचर विल इंक्रीज, और जब इस स्टेज के ऊपर, इसका नाम है मैंने ए रखा है पॉइंट का और इस पॉइंट का नाम बी रखा है। जब टेम्परेचर जो है पानी का 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो क्या होने वाला है, तो सिर्फ ये जो पानी है वो इसमें एक और स्टेट ऑफ जो सब्सटेंस है वो आ जाएगी। यहाँ है अब लिक्विड प्लस गैस, और एक गैस स्टेट आ जाएगी। ये वाली जो स्टेट है बी से लेके सी तक आप क्या देख रहे हैं, अब समय के साथ जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और जो आपका सब्सटेंस है वो लिक्विड प्लस गैस स्टेट में रहेगा। और हमने फिर देखा जब आपका जो वाटर है वो लिक्विड और गैस स्टेट में रहेगा, जब वो लिक्विड और गैस स्टेट कॉमनली एक सेम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। राइट, so it is so easy to define boiling point of a substance. So at the boiling point of substance, the substance exists in the liquid, ये देख लीजिए आप यहाँ, liquid as well as in the gaseous state। दो states में जब वो इकट्ठा एग्जिस्ट करता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। और O से लेके A में वो दो स्टेट में इकट्ठा एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी स्टेट्स बताई थी, एक सॉलिड, यहाँ सॉलिड और लिक्विड। जब वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करे तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। जब वो सॉलिड और गैस स्टेट में एग्जिस्ट करे तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। और जब तक का सॉलिड और गैस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, आप गौर से देख सकते हैं टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस। So the temperature at which the liquid and the vapor state of a substance coexist, जब लिक्विड और वेपर स्टेट जो है वो इकट्ठी एग्जिस्ट करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, टेम्परेचर की उस वैल्यू को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। आई थिंक दिस इज सो एंजॉयबल टू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू। बॉइलिंग प्रोसेस ऑफ वाटर, हम पानी का जो बॉयल होने का प्रोसेस है उसको बड़े ध्यान से देखेंगे और बहुत अच्छे सवालों के जो जवाब है वो ढूंढ कर लाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं। ये देखिए गोल जिसका बॉटम है, एक ऐसी फ्लास्क आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क हम लेते हैं और उसको हम आधा पानी से भर देते हैं। इट इज़ फिल्ड हाफ फिल्ड विद वाटर। हम इसको बर्नर के ऊपर रख देंगे। ये बर्नर है, इसके ऊपर हम रख देंगे। ओके, यू कैन सी द बर्नर ओवर हियर। और फिर हम इसके बीच में एक थर्मोमीटर लगा देंगे। ये देखिए आप थर्मोमीटर है, इसका टेम्परेचर कितना हो रहा है उसको हम चेक करेंगे। और एक स्टीम का आउटलेट बना देंगे, यहाँ से स्टीम निकलेगी। ओके, दिस इज द पॉइंट टू गो स्टीम आउट। सो अब आप देखिए कि जस्ट शुरू में क्या होगा कि वाटर गेट्स हीटेड इन द फ्लास्क, और हम ध्यान से यदि पहले देखें तो उसमें छोटे छोटे ना बबल्स बनने लगेंगे। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, छोटे छोटे बबल्स बनेंगे। जैसे नीचे से पानी ऐसे गर्म होगा तो पहले इनिशियल स्टेज में बबल्स बनने लगेंगे गोले गोले जैसे।
और धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ते जाएंगे। नाउ द लेटर द बबल स्टीम विल फॉर्म एट द बॉटम बट दे राइज टू द कूलर वाटर। और नीचे वाला जो पोर्शन होगा पानी का वो गर्म हो जाएगा और ऊपर वाला ठंडा होगा, तो ये जो बबल्स हैं वो ठंडे रीजन की ओर चलना शुरू करेंगे और ऊपर जाकर एक कंडेंस हो जाएंगे और धीरे धीरे करके डिसअपीयर हो जाएंगे। पर ऐसा बड़ी देर नहीं होने वाला। फाइनली क्या होगा, एज द टेम्परेचर एंड द इंटायर मास ऑफ द वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आप जानते हैं कि जब वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में होगा और उसका टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो वहाँ वो फिक्स हो जाएगा, वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। तो बबल क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचने के बाद क्या होगा, ये देखिए आप 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचने के बाद क्या होता है, आप एक बार फिर से इस ग्राफ को रिकॉल करिए। ABC, ए और बी के बीच में जब पानी होगा, यहाँ जो प्योर लिक्विड होगा, ओके। और इस स्टेज तक क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, राइट, क्योंकि कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है। पर जब ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ लिक्विड के साथ साथ आपका जो पानी है वो बॉयल करना शुरू कर देगा और यहाँ दो स्टेट बन जाएंगी, लिक्विड और गैस स्टेट क्रिएट हो जाएगी। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जहाँ लिक्विड और गैस स्टेट कॉमनली एग्जिस्ट करती हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जहाँ सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट वाला जो टेम्परेचर है। तो जब पानी उबलने लगेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर चला जाएगा और सॉलिड और गैस स्टेट में चला जाएगा, तो उसके बाद होता क्या है, उसके बाद ऐसा होता है जितनी भी आप हीट सप्लाई करते हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के काम नहीं आती, वो सारी फेज चेंज में काम आती है। लिक्विड से गैस कन्वर्ट होती रहती है और टेम्परेचर सिर्फ तब बढ़ेगा जब सारे का सारा जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब होगा यूं कि जो स्टीम इन द फ्लास्क हमें बेशक दिखे नहीं, बट वो फ्लास्क से बाहर आती है और इट कंडेंस एज अ टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, वो कंडेंस हो जाती है, इकट्ठी हो जाए और दोबारा फिर से पानी के ड्रॉप्स बना देती है और कुछ ऐसे फॉगी टाइप अपीयरेंस हो जाती है, जैसे धुंधला जैसा अपीयरेंस हो जाती है उसमें। हम ऐसा करेंगे, अब अपना जो फ्लास्क है उसको उल्टा कर दें और ऊपर से हम कॉर्क लगा देंगे। इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि पानी फेंकेंगे, जो आइस कोल्ड बिल्कुल ठंडा पानी फेंकेंगे इसके ऊपर। ठंडा पानी फेंकने के बाद क्या होगा, जो स्टीम बनी थी उसने एक प्रेशर जनरेट किया हुआ था, पानी के ऊपर दबाव बनाया हुआ था। अब सारी की सारी जो स्टीम है वो कंडेंस हो जाएगी फ्लास्क के बीच में, राइट। और ये प्रेशर को रिड्यूस कर देगी, क्योंकि जो स्टीम जब पानी के अंदर बनेगी तो उसने दबाया होगा पानी को, तो उसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। जैसा दोबारा से सारी की सारी स्टीम का पानी बन जाएगा कंडेंसेशन की वजह से, तो प्रेशर घट जाएगा। हम एक बड़ा चमत्कार देखेंगे इस स्टेज पर, होगा यूं, आप दोबारा फिर से सिर्फ इसको पानी, बिल्कुल ठंडे पानी से नहलाने के बाद जैसे इसके अंदर की स्टीम खत्म हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसका प्रेशर घट जाएगा। प्रेशर घटाने के बाद यदि आप देखो, यदि आप इसको दोबारा गर्म करेंगे तो एक बड़ी अद्भुत बात होगी। अद्भुत बात ये होगी कि जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। ये बहुत सुंदर बात है। और प्रेशर के घटाने से क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाएगा। यहाँ से सीखने वाली बात ये है कि जैसे वो पानी पहले 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल हो रहा था, वो किसी कम टेम्परेचर के ऊपर ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा तो उस स्टेज के ऊपर लिक्विड और जो गैस है, लिक्विड की गैस बनना शुरू हो जाएगी, वो वेपर बनने शुरू हो जाएंगे, वेपराइजेशन स्टेट में जाना शुरू हो जाएगा। और सारी की सारी जो एनर्जी होगी वो सिर्फ कहाँ खर्च हो जाएगी, लिक्विड के वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से इसको मतलब जो सारी एनर्जी अब जो आप हीट दे रहे हो, सारी हीट जो है वो स्टेट चेंज होने में खर्च हो रही है। तो आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा, दिस एक्सप्लेन भाई कुकिंग इज डिफिकल्ट ऑन द हिल्स। इसलिए यदि आपने पहाड़ों पर खाना बनाना हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। कारण, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड होता है, ऊंचाई ज़्यादा होती है। हाई एल्टीट्यूड की वजह से, हाई एल्टीट्यूड की वजह से जो प्रेशर है वो लॉ हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। और हमने क्या पढ़ा कि जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। यदि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा
तो क्या होने वाला है? तो बहुत जल्दी एक ऐसी स्टेट आ जाएगी कि जो आपका लिक्विड है, जो पानी है, उसको जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो, वो सारी उस हीट को वेपराइजेशन स्टेट में चेंज करने में लगा देगी और आपका खाना पकने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो नहीं मिलेगी इतनी, राइट? इसलिए खाना पकाना जो है वो मुश्किल हो जाता है हाई अल्टीट्यूड के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको जो बात है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। क्योंकि सी लेवल के ऊपर क्या होता है कि जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, इसलिए खाना वहाँ आराम से पक जाएगा। तो क्योंकि वहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो जितनी आप हीट देंगे वो पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने में क्या काम आएगी, लिक्विड स्टेट में ही है वो, तो वो हीट साथ में जो आपने पकाने के लिए चीज़ डाली है वहाँ भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज इनसाइड द प्रेशर कुकर। अब हम देखते हैं कि प्रेशर कुकर आपके घरों में है, तो प्रेशर कुकर में कौन सा कॉन्सेप्ट इनसे इस्तेमाल होता है? जो प्रेशर कुकर में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है इनसाइड द प्रेशर, इन द इनसाइड द प्रेशर कुकर, एंड इट इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो प्रेशर कुकर में जब आप प्रेशर बढ़ा देते हैं तो उससे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। इट मे इंक्रीज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब भी समझने की ज़रूरत है। मतलब इसका समझने की ये है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर जो आपने पानी में जो कुकर में चीज़ें डाली होंगी, वहाँ जो पानी से उसको जो है वो हीट ट्रांसफ़र होगी। आप समझ पा रहे हैं इसको कि उसको पानी से हीट ट्रांसफ़र होगी और जितना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो खाना है वो वाटर से हीट ले लेगा और पकेगा वो। और यदि बॉइलिंग पॉइंट पर यदि वाटर पहुंच जाता है और उस स्टेज पर आप समझते हैं कि क्या होता है कि सारी की सारी जो हीट होती है वो लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में फेज चेंज में खर्च हो जाती है। इसलिए जब प्रेशर कुकर में प्रेशर ज़्यादा होता है तो उससे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और खाना पकाना आसान हो जाता है। देन कुकिंग विल बिकम फास्टर, राइट? सो बॉइलिंग पॉइंट की यदि हम बात करें, यदि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर हमने बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो तो उसको तो हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, राइट? और यदि प्रेशर के इम्पैक्ट से हम देखें तो वो कभी बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है विद इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्रेशर। एक मज़ेदार बात हम इसमें और करते हैं, हमने अभी तक पढ़ा था कि जो स्टेट कैसे चेंज होती है, कि जो मैटर है वो 3 स्टेट में होती है, सॉलिड में हो सकती है, लिक्विड में हो सकती है और गैस स्टेट में भी हो सकती है, ठीक है? तो जैसे हमने वाटर का एग्जांपल लिया था कि आइस की फॉर्म से वो पहले लिक्विड में बदलेगा और इसको हम मेल्टिंग बोलते हैं, और लिक्विड से यदि गैस में बदलेगा तो इसको और यदि हाँ, लिक्विड से तो वेपराइजेशन प्रोसेस हुआ और गैस वो वापस लिक्विड में आ सकता है और लिक्विड से वापस वो सॉलिड में आ सकता है। पर कई हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो सॉलिड से लिक्विड में गए बगैर सीधे गैस स्टेट में चले जाते हैं। ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। वो सीधे ही सॉलिड से गैस स्टेट में चले जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन प्रोसेस। और इस स्टेज में हम कहते हैं कि आपका जो सॉलिड है उसको क्या हो गया, वो सबलाइम हो गया है, राइट? सो आई मीन इट इज सो इंटरेस्टिंग। अब आपको सब्लिमेशन भी पता चल गया, जब सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस स्टेट में चेंज हो जाए, वेपर्स में चेंज हो जाए, तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं और हम कहते हैं कि सब्सटेंस जो है वो सबलाइम हो गया है। ये आप केमिस्ट्री में इस टर्म को बार बार पढ़ते हैं। तो इसके जो उदाहरण की हम बात करें तो जो ड्राई आइस है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वो सबलाइम होती है, मतलब सॉलिड से सीधी वेपर स्टेट में चली जाती है। और आयोडीन भी इसका एग्जाम्पल है, आयोडीन भी सबलाइम होती है। सो ड्यूरिंग द सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, अब सॉलिड और जो वेपर स्टेट ऑफ द सब्सटेंस है ये को एग्जिस्ट करती है, राइट? थर्मल इक्विलिब्रियम में रहती है, मीन्स दोनों ही सेम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हमने देखा था कि जो मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड सेम स्टेट में होते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं सेम टेम्परेचर के ऊपर। और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, इसमें लिक्विड और गैस सेम टेम्परेचर पर को एग्जिस्ट करते हैं। और सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, सॉलिड और गैस जो है, वेपर जो है, वो सेम टेम्परेचर पर को एग्जिस्ट करते हैं। आई होप दैट आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। यदि फिर कोई कन्फ्यूजन रहता, कोई सवाल रहता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।